अब हम आगे बढ़ेंगे आपके टीचिंग मेथड्स की और हिंदी की टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस अपन को देखने हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर 33वें नंबर पर टॉपिक अपना आता है भाषा शिक्षण की विधियों को लेकर के अपने को बात करना है सबसे पहले यहाँ पर। तो ये वाला टॉपिक अपना यहाँ पर आप देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न जो पूछा हुआ है पहले के एग्जाम में, हिंदी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सी विधि, अनुकरण विधि भी है, आगमन निगमन विधि भी है, भाषा प्रयोगशाला विधि भी है। तो सभी विधियाँ जो है हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। रीट L1 यहाँ पर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विधियों को लेकर के यहाँ पर बात करते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है। पहली विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, दूसरी है प्रत्यक्ष विधि, तीसरी है द्विभाषी विधि, चौथी है सैनिक विधि, पांचवी है व्यतिरेकी विधि, छठी है आगमन विधि, सातवीं है निगमन विधि, आठवीं है आगमन निगमन विधि, नवीं है सूत्र विधि, 10वीं है अनुकरण विधि और 11वीं है भाषा संसर्ग विधि और 12 नंबर पे है ध्वन्यात्मक विधि, 13 नंबर पे विधि है व्याख्यान विधि, 14वें नंबर पर विधि है श्रुत लेखन अभ्यास विधि, 15 नंबर पर है रसास्वादन विधि, 16वें नंबर पर है साहचर्य विधि, 17वें नंबर पर है समवाय विधि, 18वें नंबर पर है प्रदर्शन विधि, 19वें नंबर पर है दूरस्थ शिक्षण विधि, 20वें नंबर पर है भाषा प्रयोगशाला विधि और 21वें नंबर पर है भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ आपकी हिंदी में आपको पढ़नी है। इसके बाद में 565 नंबर पर प्रश्न आता है अपना कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। L1 2015 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत भी आता है, क्रिया द्वारा सीखने का लर्निंग बाय डूइंग वाला सिद्धांत भी आता है और जीवन से जोड़ने वाला सिद्धांत भी आता है। तो सभी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। टीचिंग मेथड्स में अपने जो भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को अपने को मिलते हैं। 566 नंबर पर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांत को ही यहाँ पर लेकर के बात हुई है। L2 2015 का क्वेश्चन पूछा है। इसमें प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ये भी यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका आंसर सही रहेगा। शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों को लेकर के बात करते हैं तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत और प्रयास का सिद्धांत, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और अगर आपने को याद करने हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अनुकरण का नियम, स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत और स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, लिखने से पहले मौखिक कार्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, बोलने व लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। तो ये कुछ शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 567 नंबर पे क्वेश्चन है, आगमन विधि के रूपों की आपको संख्या बतानी है। तो आगमन विधि के 2 रूप हैं। रीट L1 2015 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा यहाँ पर 568 नंबर पे क्वेश्चन आता है इसी से संबंधित कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त कौन सी विधि है। L2 2015 का क्वेश्चन पूछा है। तो आगमन विधि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु विधि है। अब हम बात करते हैं आगमन विधि क्या है उस बारे में लेकर के। इस विधि में सबसे पहले व्याकरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उदाहरणों की सहायता से नियमों की पुष्टि की जाती है। सबसे पहले तो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, फिर क्या करेंगे, नियमों की बात करेंगे आगमन विधि में। और निगमन विधि में सबसे पहले नियम प्रस्तुत करते हैं और फिर उदाहरणों की बात करते हैं। व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक और सरल बनाया जा सकता है। इससे पहले कुछ उदाहरण छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें, और फिर वहाँ पे नियम खोजते हैं और फिर उस नियम का परीक्षण करते हैं। इस प्रकार से समझना है। इसकी विशेषताओं को लेकर के बात आती है तो इस विधि में बालक सक्रिय रहते हैं, चिंतन से बालकों का मानसिक विकास होता है। इसको प्रयोग प्रणाली भी कहते हैं, प्रयोग प्रणाली विधि भी कहते हैं। ये बात रही। और आगमन विधि के सोपानों को लेकर के अगर प्रश्न आता है तो उदाहरण प्रस्तुत करना, तुलना, निरीक्षण व विश्लेषण करना, नियमीकरण, निष्कर्ष निकालना तथा प्रयोग व अभ्यास से पुष्टि करना। तो ये क्या है, आगमन विधि के सोपान है। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र की अगर बात आती है तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। उदाहरण से नियम की ओर हमने पढ़ा और विशिष्ट से सामान्य की ओर ये रहता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर रहता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर रहता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर रहता है। तो ये महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र आपके आगमन विधि के होते हैं। और सेम इसके अपोजिट किसके रहेंगे, निगमन विधि के रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बात करते हैं आगमन विधि के जो 2 रूप हैं, कौन कौन से 2 रूप हैं उनको लेकर के बात करते हैं। तो पहला है प्रयोग प्रणाली, दूसरा है सहयोग प्रणाली। प्रयोग प्रणाली में देखिए इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और फिर उदाहरणों की सहायता से नियमों का निर्माण करते हैं। सहयोग प्रणाली में इसमें मुख्यतः गद्य शिक्षणों के साथ साथ
प्रसंगानुसार व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। ये बात रही। और इसके बाद में अब बात करते हैं आगमन प्रणाली विधि के गुणों को लेकर के। यहाँ पर दोस्तों पहला गुण है मनोवैज्ञानिक विधि है और रुचिकर विधि है, जबकि दूसरी ओर जो निगमन विधि है वो अमनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी विधि, यहाँ पर दूसरा जो विधि के गुण है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। तीसरा बिंदु है छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं। चौथा बिंदु है बाल केंद्रित विधि है। और पांचवी है छात्रों व अध्यापकों में अंतःक्रिया होती है। छठा बिंदु है मौलिक चिंतन मानसिक विकास इसमें होता है, मौलिक चिंतन भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। सातवां यहाँ पर गुण है इसका अधिगम में स्थायित्व यहाँ पर आता है और नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र प्रेरित रहते हैं। आगमन विधि के दोष को लेकर के हम बात करते हैं तो आगमन विधि का दोष यहाँ पर है कि उच्च कक्षाओं के लिए ये अनुपयोगी है। और यहाँ पर दूसरा जो इसका दोष है कि पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे पहले उदाहरण करवाएंगे, फिर नियम ढूंढेंगे और काफ़ी लंबी प्रोसेस इसमें चली जाती है। और इसके बाद में तीसरा यहाँ पर इसका दोष आता है समय व श्रम ज़्यादा लगता है। चौथा दोष है सैद्धांतिक व तथ्यात्मक ज्ञान के लिए अनुपयोगी है। पांचवा दोष है कि क्रमबद्धता का अभाव होता है। छठा दोष है कि छात्र गलत निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे दोष और आपको उसके सोपान गुण वगैरह सारा चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब इसके बाद में बात करते हैं निगमन विधि को लेकर के आए प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर दोस्तों 569 नंबर पर क्वेश्चन है निगमन विधि। निगमन विधि जो है ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, जैसा कि हमने अभी बात करी। तो निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है। रीट L2 2015 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 570 नंबर पे क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यपुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। रीट L2 2017 का क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में निगमन विधि को लेकर के हम पहले पढ़ते हैं। तो निगमन विधि क्या है? आगमन विधि की विपरीत विधि है। और इस विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियमों व सिद्धांतों को बताता है, फिर उदाहरण देता है। सबसे पहले तो नियमों और सिद्धांतों की बात होती है और फिर उदाहरणों की बात आती है। इसके चरणों को लेकर के बात करते हैं। तो चरणों में देखिए नियमों का प्रस्तुतिकरण रहता है सबसे पहले तो, और फिर उदाहरणों द्वारा नियमों की पुष्टि होती है और फिर प्रयोग व अभ्यास कार्य इसमें होता है। शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो इस विधि में आगमन विधि के ठीक विपरीत शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। जैसे आगमन विधि में तो उदाहरण से नियम की ओर आता है और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर आता है। इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, लेकिन आगमन में नहीं होता। निगमन विधि के रूपों को लेकर के बात करते हैं तो इसके भी दो रूप हैं, पाठ्यपुस्तक प्रणाली और सूत्र प्रणाली। पाठ्यपुस्तक प्रणाली को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पर देखिए व्याकरण की पुस्तक में से नियमों को रटना और उदाहरणों को अभ्यास करवाना। व्याकरण की पाठ्यपुस्तक में से नियमों को रटाना और उदाहरणों से अभ्यास करवाना, ये क्या रहेगा? पाठ्यपुस्तक प्रणाली। और सीताराम चतुर्वेदी ने इस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली या फिर तोता रटन प्रणाली भी कहा है। मतलब कि नियमों और जो भी सारी चीज़ें हैं उनको व्याकरण की पुस्तक में से सीधा हूबहू रटा देना और उदाहरणों का अभ्यास करवा देना। तो ये क्या रहेगा? सुग्गा प्रणाली या फिर तोता रटन प्रणाली। सीताराम चतुर्वेदी जी ने ये कहा है। और इसके बाद में दूसरा जो इसका प्रकार आता है सूत्र प्रणाली। तो इसमें नियमों को सूत्र रूप में बांध करके रटा दिया जाता है। निगमन विधि के गुणों को लेकर के अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, क्योंकि उनको जल्दी सारा सिलेबस वगैरह वो सारी चीज़ें रहती है, तो उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। दूसरा है पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण होता है, समय व श्रम कम लगता है। अब देखिए बड़े बच्चे हो गए हैं तो उनको व्यवहारिक ज्ञान, बेसिक ज्ञान, उस चीज़ के प्रति सारा टॉपिक वगैरह सारा चीज़ें क्लियर है। बस उनको जल्दी सारी चीज़ें रिपीट रिवीजन वगैरह वो सारी चीज़ें रहती है। तो उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी है और समय पर पूर्ण हो जाता है, समय कम लगता है, श्रम कम लगता है। सैद्धांतिक या फिर तथ्यात्मक ज्ञान के लिए उपयोगी है, क्रमबद्धता होती है और छात्र गलत निष्कर्ष नहीं निकाल सकते होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ही नियम को लेकर के हमने बात कर ली है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हुए इसके दोषों को लेकर के बात करते हैं। तो अमनोवैज्ञानिक और अरुचिकर विधि है, सबसे पहले हमने बात कर ली है इसको लेकर के। और आगे देखिए छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चों को सबसे पहले नियम वगैरह ये सारी चीज़ें बताएंगे, रटाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। पहले उनको व्यवहारिक ज्ञान और बिल्कुल बेसिक से उनको सिखाना होगा, तो ये उनके लिए अनुपयोगी है। तीसरा है छात्र प्राय निष्क्रिय रहते हैं, क्योंकि शिक्षक ही नियम बताएगा फिर अभ्यास करवाएगा उदाहरणों को लेकर के। तो मेन ये शिक्षक केंद्रित विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है, ये बात हुई। और इसके बाद में पांचवा बिंदु देखिए, इसमें शिक्षक व छात्रों के बीच में अंतःक्रिया नहीं होती है। छठा दोष है छात्रों में मौलिक चिंतन व मानसिक विकास नहीं होता है। सातवां यहाँ पर दोष है कि अधिगम में स्थायित्व नहीं होता है। आठवां दोष है कि नवीन ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। यह नीरस विधियों के अंतर्गत आएगी। इस विधि में छात्रों को नियम रटाने पर जोर दिया जाता है, इसलिए यह अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर विधि है। तो इस प्रकार से आगमन निगमन विधियाँ ये हो गई है। इसके बाद में अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 571 नंबर पर क्वेश्चन है अनुकरण विधि रटना के लिए उपयुक्त है।
तो अनुकरण विधि के लिए यहाँ पर बात आती है प्रारंभिक स्तर पर। यहाँ पर अनुकरण विधि ये रहती है कि छोटे बच्चे बड़े यहाँ पर उनके माता पिता परिवार वालों को देख करके सीखते हैं, तो वो अनुकरण विधि यहाँ पर रचना के लिए यहाँ पर उपयुक्त ये वाली है प्रारंभिक स्तर के लिए। आरटेट L1 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में 572 नंबर पे क्वेश्चन है कि लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। तो प्रारंभिक स्तर के लिए ही यहाँ पर है कि छोटे बच्चे यहाँ पर अनुसरण करके अनुकरण करके सीख रहे हैं। अनुकरण प्रणाली को लेकर के बेसिक चीज़ें यहाँ पर क्लियर करते हैं। देखिए, इस प्रणाली के छात्रों के सामने एक आदर्श रचना को प्रस्तुत किया जाता है। छात्र उसका अनुसरण करते हुए अनुकरण करते हुए लिखने का यथेष्ट प्रयत्न करते हैं। इसमें आमतौर पर छात्रों को अपनी स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण में इस प्रणाली का यथेष्ट प्रयोग अपन कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन हेतु उच्चारण हेतु अनुकरण अत्यंत उपयोगी है, अनुसरण अत्यंत उपयोगी है। लेखन हेतु अनुसरण यहाँ पर बात करते हैं तो रूपरेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, पेस्टालोजी अनुकरण, मोंटेसरी अनुकरण, जेकोटोट अनुकरण और विधियाँ अत्यंत उपयोगी है। उच्चारण हेतु तो इसको मौखिक अनुकरण भी कहते हैं। उच्चारण को क्या कहते हैं? मौखिक अनुकरण भी कहते हैं। उसमें अध्यापक शुद्धता के साथ में उच्चारण करवाता है और छात्र उसका अनुसरण करते हुए अनुकरण करते हुए अभ्यास करते हैं। तो ये बात हुई अनुकरण को लेकर के। 573 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो ये है यहाँ पर संस्कृत से इसका यहाँ पर मूल स्रोत माना गया है। आरटेट L2 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अपन यहाँ पर बात करते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के कि सूत्र विधि का मूल स्रोत संस्कृत भाषा को माना गया है। यह निगमन विधि का ही एक रूप है। इस विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्रों में बांध करके रटा दिया जाता है। सूत्रों में बांध करके रटा देंगे और यह विधि संस्कृत से ली गई है। पाणिनि की अष्टाध्यायी सूत्रों पर ही आधारित है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि संक्षिप्तता और निश्चितता। इस विधि में रटने पर जोर दिया जाता है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक और निरस विधि है, अरुचिकर विधि। इस तरह से आप इसके उदाहरण और सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में 574 नंबर पर क्वेश्चन आता है अपना व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। आरटेट L2 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 575 नंबर पर क्वेश्चन देखिए, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा का पढ़ाया जाता है। यह कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो ये है परोक्ष विधि यहाँ पर आएगी। रीट L2 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि को लेकर के। व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में देखिए, यह विधि का सर्वप्रथम प्रयोग रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने किया था, इसलिए इसको भंडारकर विधि कहते हैं। यह विधि यह द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित व सबसे प्राचीन विधि है, इसलिए इसको परंपरागत व शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। इसको परोक्ष व अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। यह व्याकरण को भाषा की आत्मा मानती है। व्याकरण में नियम रटा दिए जाते हैं। चरणों को लेकर के बात करते हैं तो सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मातृभाषा का द्वितीय भाषा में अनुवाद सिखाया जाता है और द्वितीय भाषा का मातृभाषा में अनुवाद और शब्दकोश की जानकारी दी जाती है। तो ये इसके क्या है? 4 चरण हैं। इसके बाद में स्वतंत्र तथ्य इसको लेकर के, तो इस विधि में मातृभाषा की सहायता से शिक्षण होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। कम समय में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। पढ़ना व लिखना कौशल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और समय व श्रम कम लगता है। तो ये इसके क्या है? स्वतंत्र तथ्य। अब इसके दोषों को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर ये विधि है। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि दो भाषाओं की प्रकृति प्राय समान नहीं होती है। भाषा के व्यवहारिक पक्ष की अवहेलना इसमें होती है। इसमें व्याकरण नियम साध्य बन जाता है। छात्र में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। सुनना व बोलना जो LSRW स्किल्स है उसमें L और S कौशल का ही समुचित विकास इसमें नहीं हो पाता है। और प्रत्यक्ष विधि को लेकर के यहाँ पर हम बात करते हैं तो उसके उपनाम कौन कौन से हैं प्रत्यक्ष विधि के? प्राकृतिक विधि, सुगम विधि और निर्बाध विधि, ये सारे हैं। सर्वप्रथम प्रयोग इसका कहाँ पर हुआ? फ्रांस में 1901 में गुइन महोदय ने किया। भारत में कब हुआ सर्वप्रथम प्रयोग? बंगाल में टिपिंग ने, मद्रास में येट्स ने और बम्बई में फ्रेजर ने ये यहाँ पर इसका प्रयोग किया। व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने वाली व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने वाली ये विधि है। इसमें द्वितीय भाषा का शिक्षण सीधा द्वितीय भाषा में ही होता है। इसमें मातृभाषा की बाध्यता नहीं होती है, मातृभाषा की बाधा नहीं होती है। मातृभाषा का प्रयोग इसमें वर्जित रहता है। अभिव्यक्ति व अनुभूति में सीधा संबंध इसमें होता है।
इसमें शब्द आदि का अर्थ प्राय प्रत्यक्ष वस्तु चित्र आदि दिखा करके बताया जाता है और इसमें व्याकरण के नियम रटाए नहीं जाते हैं। भाषा के व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया जाता है। अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। इससे शिक्षण करवाते समय वार्तालाप व प्रश्नोत्तर का सहारा लिया जाता है। सुनना व बोलना कौशल का समुचित विकास इसमें होता है। मौखिक अभ्यास पर अर्थात बोलने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। छात्र में मौलिक चिंतन का विकास इसमें होता है। वास्तविक परिस्थितियों में द्वितीयक भाषा के प्रयोग की क्षमता आती है और व्याकरण की शिक्षा पाठ आदि पढ़ाते समय प्रसंगानुसार दे दी जाती है। तो ये सारी बात यहाँ पर रही और इसके बाद में अब हम बात करते हैं 576 नंबर पे क्वेश्चन है, द्वितीयक भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि अपने को बतानी है। इसका यहाँ पर रहेगा व्यतिरेकी विधि, ये उसका उत्तर रहेगा। व्यतिरेकी विधि कौन क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो व्यतिरेक विधि देखिए, इसका अर्थ होता है तुलना, इसलिए इस विधि को तुलनात्मक विधि भी कहते हैं। इस विधि में मातृभाषा व द्वितीयक भाषा दोनों के समान व असमान तत्वों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करवाया जाता है। यह विधि मातृभाषा व द्वितीयक भाषा दोनों का तुलनात्मक व वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें दोनों भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था व वाक्य व्यवस्था इत्यादि का तुलनात्मक शिक्षण करवाया जाता है। इसके बाद में देखिए, इस विधि के अनुसार द्वितीयक भाषा का पाठ्यक्रम बनाते समय मातृभाषा का ध्यान रखना चाहिए। और भोलानाथ तिवारी ने इसको द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोपरि विधि कहा है, भोलानाथ तिवारी जी ने। ये बात रही। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 577 नंबर पे अपना क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसी ही या उसके विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है। तो वो क्या है, तो वो है यहाँ पर तुलना प्रणाली के अंतर्गत आएगा। अब तुलना प्रणाली क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस प्रणाली में अध्यापक एक ही पद की तुलना विभिन्न भाषाओं में अथवा एक ही भाषा के विभिन्न कवियों के विभिन्न पदों के साथ में करता है, जहाँ पर भाव साम्य हो। जैसे अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, गुप्त जी की। ये तो पढ़ाते समय अध्यापक भिन्न भिन्न कवियों के इसी पद पर अर्थात नारी के संबंध में विविध विचारों की उपस्थिति करेगा और इस प्रकार एक ही विषय पर विभिन्न काव्य पदों की तुलना कराएगा। जैसे नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम भूल गए इस जीवन में क्या सत्ता है, इस नारी की प्रसाद जी की। है तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और भी उदाहरण देखते हैं। तो वह देखिए, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन निराला की। और इसमें दोनों भाषाओं की ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था व वाक्य व्यवस्था इत्यादि तुलनात्मक शिक्षण करवाया जाता है। तो ये सारी बातें इसके लिए ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है 578 नंबर पे, रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या है। L2 2017 में क्वेश्चन पूछा है। ये क्या है, यहाँ पर बोनस क्वेश्चन था, क्यों था, ये इसके बारे में व्याख्या को लेकर के बात करते हैं। तो रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या रहता है, स्पेशली उसके ऊपर आपको ये चार्ट दिया गया है, जिसमें निरीक्षण शक्ति का विकास भी होता है, इसमें कल्पना शक्ति का विकास भी होता है, विचारों की क्रमबद्धता भी रहती है, लिखित और यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है, सुव्यवस्थित भाषा का प्रयोग होता है, व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है, स्पष्ट अभिव्यक्ति का विकास होता है, स्वतंत्र लेखन शैली का विकास भी होता है। तो ये सारे क्या हैं, रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं, चरण हैं। ये बात रही। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इसके उद्देश्यों को लेकर के अच्छी प्रकार से समझते हैं। पहला बिंदु यहाँ पर आता है कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों, भावों एवं अनुभूतियों को शुद्ध व उचित स्पष्ट तरीके से व्यक्त कर सकें। और दूसरा बिंदु देखिए, छात्रों की तर्क, कल्पना, विवेक, मानसिक एवं निरीक्षण शक्ति का विकास करना। तीसरा बिंदु है छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना। चौथा बिंदु है छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। पांचवा बिंदु है छात्रों की भाषा व शैली को सुव्यवस्थित व सुसंबद्ध करना। छठा बिंदु है छात्रों को अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना सिखाना। सातवां चरण है उच्च विचारों द्वारा अपने सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत बनाना। आठवां यहाँ पर बिंदु है व्याकरण सम्मत लिपिबद्ध अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने की योग्यता को विकसित करना। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर आपको इसके लिए ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं 579 क्वेश्चन, अपना 579वां क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है। ये अपने यहाँ पर रीट 11 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये विधि है उद्बोधन विधि। अब उद्बोधन विधि क्या होती है, गद्य शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियों को लेकर के यहाँ पर बात करना है अपने को। तो यहाँ पर गद्य शिक्षण की जो उद्देश्य हैं गद्य शिक्षण के, वो बात करते हैं। तो व्याकरण का ज्ञान देना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में कल्पना शक्ति व चिंतन का, मनन का विकास करना, वाचन की क्षमता का विकास करना। तो ये क्या है, गद्य शिक्षण के उद्देश्य। इसकी विधियों को लेकर के बात करते हैं। तो उद्बोधन या अर्थकथन विधि, अध्यापक द्वारा कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए शिक्षण करवाना किस में आएगा, उद्बोधन में, अर्थकथन विधि में आएगा। और यह देखिए कि प्राथमिक कक्षाओं में उपयुक्त होने वाली यह विधि है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, किंतु क्योंकि इसमें
छात्र निष्क्रिय रहते हैं, तो यह विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं। दूसरी विधि है प्रश्नोत्तर या फिर सुकराती विधि। यह इसमें देखिए शिक्षक जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ का विकास करते हुए शिक्षण करवाता है, प्राय माध्यमिक कक्षाओं में ये प्रयुक्त होती है। तीसरी है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि देखिए यह प्रश्नोत्तर विधि का ही एक रूप है, इसमें विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके यहाँ पर शिक्षण करवाया जाता है। तो खंडान्वय विधि मतलब खंडित करके अलग अलग टुकड़ों में भागों में बांट करके। चौथे नंबर पर है व्याख्या विधि। विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करते हुए शिक्षण करवाना क्या होता है, व्याख्या विधि में आएगा। पाँचवें नंबर पर है समीक्षा विधि। समीक्षा व्याख्या का ही उच्च स्तर है, इसमें भाषाई तत्वों को जैसे शब्द शक्ति, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि की समीक्षा करते हुए शिक्षण करवाया जाता है। तो ये क्या हो गई, समीक्षा विधि हो गई है। यह प्राय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से गद्य शिक्षण की ये 5 महत्वपूर्ण विधियाँ आपको जरूर से याद कर लेनी है। इसके बाद में 580 नंबर पे क्वेश्चन है अपना, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में यहाँ पर वर्ण, शब्द और वाक्य से सीखते हैं। रीट 11 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला 581 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है, शब्द से वर्ण की ओर प्रयोग होता है। रीट L2 2017 का क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में वाचन की महत्वपूर्ण विधियों को लेकर के अपने को बात करनी है। वाचन की महत्वपूर्ण विधियों में देखिए संश्लेषणात्मक विधि और यहाँ पर विश्लेषणात्मक विधि, 2 विधियाँ हैं। वाचन की कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ आपको ध्यान रखनी है। एक तो संश्लेषणात्मक या तार्किक विधि और दूसरी है विश्लेषणात्मक या फिर मनोवैज्ञानिक विधि। संश्लेषणात्मक या तार्किक विधि में 2 प्रकार हैं, अक्षरबोध विधि और ध्वनि साम्य विधि। और दूसरी ओर विश्लेषणात्मक या फिर मनोवैज्ञानिक विधियों के 3 प्रकार हैं, देखो और कहो विधि, और दूसरा है वाक्य विधि, और तीसरा है कहानी विधि। तो ये प्रकार आपको समझना है वाचन शिक्षण की विधियों को लेकर के। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं संश्लेषण विधि को लेकर के, थोड़ा सा यहाँ पर बारीकी से समझते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस विधि में सबसे पहले व्यंजन व मात्राओं का बोध करवाया जाता है, वर्णों, शब्दों व वाक्यों का बोध करवाया जाता है। भाषा सीखने का तार्किक क्रम क्या है, इसमें सबसे पहले वर्णों का ज्ञान, फिर शब्दों का ज्ञान, फिर वाक्यों का ज्ञान। तो ये क्रम रहता है यहाँ पर संश्लेषण विधि में। अब हम बात करते हैं विश्लेषण विधि को लेकर के। विश्लेषण विधि में देखिए इस विधि में छात्रों को पहले वर्णों का फिर ध्वनियों का ज्ञान नहीं करवाया जाता है, सर्वप्रथम शब्दों और वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है। वाक्यों के माध्यम से शब्दों व वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। इसका जो क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है, वो क्या रहेगा, सबसे पहले तो वाक्यों का ज्ञान, फिर शब्दों का ज्ञान और फिर वर्णों का ज्ञान, मतलब उल्टा यहाँ पर रहता है संश्लेषण और विश्लेषण में। तो ये आपने समझा। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है 582 नंबर पर क्वेश्चन है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या है। तो कविता की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है वो है गा करके, गीत के माध्यम से और नाटक करके, यहाँ पर नाट्य प्रणाली के माध्यम से। रीट 11 2017 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें थोड़ी सी व्याख्या आप यहाँ पर देखिए कि नर्सरी व प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली गीत प्रणाली व अभिनय प्रणाली या फिर नाट्य प्रणाली है। गीत प्रणाली क्या होती है कि इसमें कविता को गीत की तरह लय ताल के साथ में गा करके सुनाया जाता है, छात्र इसका अनुकरण करते हैं। दूसरा है अभिनय प्रणाली या नाट्य प्रणाली क्या है कि इसमें शिक्षक कविता के भावों के अनुरूप भाव भंगिमाएं प्रदर्शित करते हुए शिक्षण करवाता है, अर्थात कविता के भावों के अनुरूप अंग संचालन करता है। तो ये आपको प्रकार ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए 583 नंबर पे अपना क्वेश्चन आता है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक हैं WH किलपैट्रिक। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक जो हैं वो हैं WH किलपैट्रिक, का नाम ध्यान रखना है। रीट 11 2015 का क्वेश्चन पूछा है। अगला 584 नंबर पे क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट विधि में यहाँ पर जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान करी जाती है। रीट 11 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि क्या है, योजना विधि क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो योजना विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि इसको कहते हैं। इसका जन्मदाता है किलपैट्रिक और प्रोजेक्ट पर सबसे पहले कार्य जॉन डीवी ने किया था और उसके शिष्य किलपैट्रिक ने इसे विधि के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि स्टीवेशन ने प्रोजेक्ट विधि को परिभाषित किया। स्टीवेशन के अनुसार यहाँ पर प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए ही किया जाता है। इस विधि में बालक स्वयं अपनी रुचि से विषय वस्तु एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी अध्ययन गति में अधिगम करता है। वह वास्तविक जीवन की अनुभूति इसी विधि से करता है।
ये बात रही। और इसके सोपानों को लेकर के, इसके पदों को लेकर के बात करते हैं तो प्रयोजनाएं में निम्नलिखित 6 पद रहते हैं। पहला है परिस्थिति का निर्माण इसमें किया जाता है, योजना का चयन करते हैं, फिर यहाँ पर योजना का कार्यक्रम बनाते हैं, योजना का क्रियान्वयन करते हैं, फिर उसके बाद में योजना के कार्य का मूल्यांकन करते हैं और फिर लास्ट में योजना का लेखा जोखा लिख लेते हैं। तो ये आपको 6 पद, इसके 6 सोपान आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, विलियम किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के 4 सोपान बताए हैं। अगर स्पेशली आपको किलपैट्रिक के सोपानों को लेकर के पूछता है तो ये आपको 4 सोपान इसके ध्यान रखने हैं, जिसमें क्या बताया है कि उद्देश्य या फिर परिस्थिति का निर्माण सबसे पहले, तो फिर दूसरे में योजना बनाएंगे, तीसरे में क्रियान्वयन करेंगे और चौथे में मूल्यांकन कर देंगे। तो ये यहाँ पर 4 सोपान इसके बताए हैं किलपैट्रिक के अनुसार। इसके बाद में प्रयोजना विधि के गुणों को लेकर के बात करते हैं तो यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि अधिगम का स्थायीकरण इसमें होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु उपयुक्त विधि है, विद्यार्थियों में कार्य करने का आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, सामाजिकता की भावना का विकास करती है और जीवन उपयोगी शिक्षा के लिए ये विधि महत्वपूर्ण है। पांचवा यहाँ पर आगे जो है अगला है पर्यावरण संबंधित ज्ञान में वृद्धि भी इसकी इस विधि के अंतर्गत होती है। तो ये इसके गुण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में इसके दोषों को लेकर के बात करते हैं। प्रयोजना विधि के दोष क्या क्या हैं। यह विधि अधिक खर्चीली है, प्रैक्टिकल करके करेंगे बाकी सारी चीज़ें तो खर्च बहुत ज़्यादा आएगा। अधिक संसाधनों की आवश्यकता इसमें होती है। इस विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता है। इस विधि द्वारा गहन अध्ययन संभव नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है और प्रत्येक विद्यार्थी हेतु उपयोगी भी नहीं है क्योंकि सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण व्यक्तिगत रुचियों की अवहेलना होती है कि सबकी एक ही टॉपिक में रुचि होना ये संभव नहीं है। तो ऐसे में क्या रहेगी, व्यक्तिगत जो रुचियां हैं इनकी अवहेलना होएगी। विधि के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों के अभाव, योजना निर्माण व मूल्यांकन में अधिक समय लगने से शिक्षक को कठिनाई यहाँ पर होती है। व्यवहारिक न होने के कारण यह विधि अधिक प्रचलन में नहीं है। तो ये सारे आपको गुण और दोष ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में 585 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य देखिए, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य रहेगा नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु यहाँ पर तत्पर रहना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने के लिए, छात्रों को नवीन विषय वस्तु के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए प्रस्तावना तैयार करी जाती है। रीट 11 2017 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है 586 नंबर पर, रंगमंच अभिनय विधि कौन सी है। रंगमंच अभिनय विधि है नाटक विधि यहाँ पर आएगी जिसमें अभिनय किया जाता है। रीट 11 2017 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी व्याख्या को लेकर के अभिनय विधि के बारे में बात करते हैं तो यह विधि नाटक शिक्षण में किया जाता है इस विधि का प्रयोग। और इस विधि के 2 उपभेद हैं। पहला तो क्या है, कक्षा अभिनय, कक्षा में अभिनय, और रंगमंच यानी कि मंच पर यहाँ पर अभिनय। तो 2 प्रकार के ये 2 उपभेद रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा अभिनय को लेकर के। इसमें अध्यापक छात्रों को नाटक के पात्रों की भूमिकाएं बांट देता है। छात्र अपनी अपनी भूमिका के अनुसार नाटक का वाचिक या फिर कायिक अभिनय करते हैं और इस विधि में छात्र अपनी सामान्य वेशभूषा में ही रहते हैं। इस विधि में इसमें शिक्षक की भूमिका निदेशक के रूप में रहती है। इसका प्रयोग कक्ष में ही किया जाता है। इस विधि से नाटक शिक्षण रोचक बन जाता है। इसमें छात्रों को भावानुकूल अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें रंगमंच व्यवस्था, साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था आदि पर समय व धन की बचत होती है। यह मनोवैज्ञानिक तथा उद्देश्यपूर्ण विधि है। माध्यमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। यह विधि सरल, व्यवहारिक और मितव्ययी, कम खर्चीली विधि है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार आता है रंगमंच पर। तो रंगमंच पर तो पूरा स्टेज लगेगा, पूरा सारा कार्यक्रम होएगा, अलग से एक वेशभूषा उनकी होएगी, तो वो बाकी सारी रहेगी, खर्चीली रहेगी। तो उनको लेकर के आपको बातें ध्यान में रखनी है कि इसमें छात्र पूरे नाटक को वास्तविक रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। छात्र पात्र की भूमिका के अनुसार उसके हाव भाव, चरित्र तथा स्वर के अनुसार वास्तविक रंगमंच पर अभिनय करते हैं। इसमें पात्र के अनुसार ही वेशभूषा धारण करी जाती है। इस विधि में नाटक को पूर्ण साज सज्जा के साथ में प्रस्तुत करा जाता है। इस विधि में छात्रों को वास्तविक रंगमंच पर नाटक का अभिनय करने का अवसर मिलता है। इसमें जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नाटक लिखा जाता है उसकी पूर्ति होती है। आगे देखिए, इसमें रंगमंच की तैयारी, नाटक का निर्देशन, संचालन इत्यादि करने के अवसर मिलते हैं। छात्रों में नेतृत्व शक्ति का विकास होता है, नेतृत्व का विकास होएगा। और अभिनय के दौरान छात्रों को नाटक के पात्रों तथा दृश्यों को पूर्ण परिचय इसमें प्राप्त होएगा। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि प्रैक्टिकल करके नाटक जो है हूबहू वेशभूषा जैसा वहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो ज्ञान स्थायी यहाँ पर होएगा। ये सारी बात यहाँ पर रही। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है 587 नंबर पे, उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर पे अनुवाद ये नहीं है, उद्बोधन विधि आ गई है। इसके बाद में अगला यहाँ पर इसके बाद में थोड़ी सी और इसकी व्याख्या को लेकर के बात करते हैं। तो रचना के लिए प्रस्तुत विषय के संबंध में विद्यार्थियों की जिज्ञासा जागृत की जाती है और ज्ञात सामग्री को क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं।
छात्रों से भावों, विचारों तथा तथ्यों को प्रकाशित कराने के लिए शिक्षक प्रश्नों की सहायता लेता है। छात्रों की स्मरण शक्ति तथा कल्पना शक्ति को उद्बुद्ध करने और रचना के विषय पर सोचने की प्रेरणा देने के लिए यह विधि ठीक है। जीवन चरित, आत्मकथा, दृश्य विधान, अभिनय, कहानी अथवा घटनाओं के वर्णन में इस प्रणाली का प्रयोग अधिक होता है। ये सारी बात रही। इसके बाद में 588 नंबर पे क्वेश्चन आता है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर भाषा संसर्ग विधि में यहाँ पर व्याकरण शिक्षा जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है। रीट L2 2017 का क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में बात करते हैं 589 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर भाषा संसर्ग विधि ही रचना शिक्षण की विधि नहीं है। ये भी 2017 L2 में क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद में देखिए रचना शिक्षण विधियों को लेकर के यहाँ पर बात करते हैं। तो रचना शिक्षण में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। पहली है मार्गदर्शन या निर्देशन विधि, दूसरी समवाय विधि, तीसरी है रूपरेखा विधि, अनुकरण विधि, स्वाध्याय विधि, समीक्षा विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा यंत्र विधि, चित्र वर्णन विधि, उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, तर्क तथा वाद विवाद विधि। ये सारी विधियाँ आती हैं। भाषा संसर्ग विधि क्या है, व्याकरण की विधि है। इसमें कुछ और बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भाषा संसर्ग विधि के उपनामों को लेकर के बात आती है। तो प्रासंगिक विधि और अव्याकृति प्रणाली को लेकर के बात रहेगी। इसके बाद में थोड़े से पॉइंट्स आपको यहाँ पर और ध्यान में रखने हैं कि द्वितीय भाषा शिक्षण की इस विधि के अनुसार छात्रों को द्वितीय भाषा जानने वाले विशेषज्ञों के संपर्क में ला करके उनसे वार्तालाप का अवसर देकर के या विख्यात लेखकों की अच्छी पुस्तकों के संपर्क में ला करके शिक्षण करवाया जाना चाहिए। अच्छे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाती हैं जिससे बालक स्वतः ही भाषा पर अधिकार कर ले। इस विधि का मुख्य उद्देश्य व्याकरण की शिक्षा के बिना ही भाषा का शुद्ध रूप काम में लेना सिखाना है। इस विधि में विद्यार्थी बुद्धि और तर्क का दोनों का सहारा लेते हैं। इस विधि में व्याकरण के सैद्धांतिक नियमों का ज्ञान न दिया जाकर के भाषा व्यवहार का अर्थात पढ़ने पर बल दिया जाता है। यह विधि छात्रों को शुद्ध अनुरूप के अवसर प्रदान करने, द्वितीय भाषा सिखाने पर जोर देती है। इसके दोष को लेकर के बात करते हैं तो सभी छात्रों को द्वितीय भाषा जानने वालों के संपर्क में लाना संभव नहीं है। इससे व्याकरण का सैद्धांतिक, व्यवहारिक और क्रमबद्ध शिक्षण नहीं करवाया जा सकता है। तो ये इसके दो दोष आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 590 नंबर पे क्वेश्चन को बात करते हैं। देखिए, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं। तो यहाँ पर फ्रोबेल का नाम आपको जरूर से ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है 591 नंबर पे क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बात आएगी खंडान्वय प्रणाली को लेकर के, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रणाली को यहाँ पर मेंशन किया गया है कविता शिक्षण की। इसमें कुछ बातें यहाँ पर थोड़ी सी समझते हैं कि प्रश्नोत्तर तथा खंडान्वय विधि में क्या रहता है कि कविता की एक एक पंक्ति तथा उसके एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हुए बालकों के उत्तर प्राप्त करते हुए और यथा आवश्यक स्वयं स्पष्ट करते हुए कविता का अर्थ बताने की विधि प्रश्नोत्तर तथा खंडान्वय प्रणाली कहलाती है। इस विधि में पद्यांश के खंड खंड करके प्रत्येक तथ्य, भाव एवं विचार से संबंध में प्रश्न पूछा जाता है और अभीष्ट उत्तर प्राप्त करते हुए संपूर्ण विषय वस्तु का परिचय छात्रों को करवा दिया जाता है। प्रीति कर काहू सुख न लहो, प्रेम करने पर क्या परिणाम होता है, प्रीति पतंग करी दीपक सो, पतंगा किसको प्रेम करता है, संपुष्ट माज लहो उसका क्या परिणाम होता है। तो इस प्रकार से रहता है कि हर लाइन में यहाँ पर तथ्य, भाव और चित्त विचार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और अभीष्ट उत्तर प्राप्त कर लिया जाता है और संपूर्ण विषय वस्तु का परिचय छात्रों को करवा दिया जाता है। इसके बाद में 592 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, ये भी है। छात्रों को द्रुत गति और मौन वाचन का अभ्यास करवाना, ये भी है। भाषा और शैली के प्रचलित रूपों से परिचित करवाना, ये भी है। अभिनय में निपुणता प्रदान करना, ये वाला इसका शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर उपन्यास शिक्षण की बात हो रही है। L2 2017 के ये क्वेश्चन हैं। अब उपन्यास शिक्षण को लेकर के बात करते हैं तो उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है, सामने रखना। परिभाषा को तौर पर बात देखिए, समस्त घटनाक्रम को पाठकों के समक्ष क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना उपन्यास कहलाता है। उपन्यास शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के बात करते हैं। देखिए, छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना पहला उद्देश्य। दूसरा है छात्रों को द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास करवाना। तीसरा उद्देश्य है भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित करवाना। चौथा उद्देश्य है छात्रों की कल्पना शक्ति तथा चिंतन मनन शक्ति, ग्राह्यता, उनकी ग्रहण करने की जो शक्ति है तथा समालोचनात्मकता, ये सारी इनको विकसित करना यहाँ पर है।
नोट डाल करके बात यहाँ पर क्या मेंशन करी गई है कि अभिनय में निपुणता प्रदान करना नाट्य शिक्षण का उद्देश्य है। ये सारी बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, इसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर आएगा अपना 593 नंबर पे क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, टेप रिकॉर्डर होता है भाषा में, माइक्रोफोन होता है, वीडियो रिकॉर्डर होता है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन के लिए काम नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो भाषा प्रयोगशाला विधि में देखिए, विश्व की पहली भाषा प्रयोगशाला का निर्माण अमेरिका में हुआ। प्रवर्तक कौन थे? लोरेंस स्टूलरो और डेनियल डेविस। यह एक कथा शिक्षण की पूरक विधि है। कक्षा में जो पढ़ाया गया उससे संबंधित अभ्यास करवाया जाता है। इसमें प्रयोगशाला में छोटे छोटे केबिन बूथ बने होते हैं जिनमें छात्र बैठते हैं। इसमें श्रवण प्रकोष्ठ भी कहते हैं। प्रत्येक केबिन में शीर्ष ध्वनि यंत्र, हेडफोन, माइक्रोफोन, ध्वनि विस्तारक यंत्र, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, कुछ कैसेट आदि होते हैं। तो ये सारे सामान यहाँ पर रहते हैं। शिक्षक ऐसी जगह बैठता है जहाँ से सभी छात्रों का ध्यान रख सकता है। शिक्षक जिस केबिन में बैठता है उसको नियंत्रण प्रकोष्ठ या फिर परामर्शदाता प्रकोष्ठ भी कहते हैं। छात्र शिक्षक के नियंत्रण में चलने वाले रिकॉर्ड को या स्वयं अध्यापक की आवाज़ को ध्यान से सुनता है, उसका अनुकरण करता है और स्वयं ही संशोधन करता है। छात्र माइक्रोफोन की सहायता से शिक्षक के निर्देश प्राप्त करता है, वह सहायता प्राप्त कर सकता है। शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से निर्देश दे सकता है। छात्र गलती करते हैं तो शिक्षक उनमें सुधार कर सकता है। इसमें छात्र स्वगति से सीखते हैं और छात्रों को पुनर्बलन मिलता है। सुनना व बोलना कौशल पर अधिक जोर रहता है। इस विधि में वाचन, उच्चारण, शब्दावली, ध्वनि, शब्द आदि का अभ्यास करवाया जा सकता है। इसके दोष क्या क्या हैं? दोष ध्यान में रखने हैं कि इसमें समय, धन व श्रम व धन ज़्यादा लगता है। लिखना कौशल का समुचित विकास नहीं हो पाता है। प्रशिक्षित अध्यापकों की इसमें ज़रूरत रहती है। तो ये सारे दोष ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 594 नंबर पे अपना क्वेश्चन है कि शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो उद्देश्य निर्धारण करना यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य है। रीट L2 2015 का ये क्वेश्चन है। इसमें व्याख्या को लेकर के बात करते हैं तो शिक्षण एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है। किसी भी कार्य को करने से पूर्ण उसके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि उसके उद्देश्य निर्धारित करे जाते हैं, क्योंकि निरुद्देश्य कोई भी क्रिया नहीं की जाती है। इस प्रकार शिक्षण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? उद्देश्यों का निर्धारण करना। शिक्षण उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, पहला उद्देश्य है, उद्देश्य शब्द उद उपसर्ग युक्त दिश धातु के योग से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? दिशा या फिर निर्देश देना। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कार्य कराते समय हमारी मूल धारणाएं, इच्छाएं, प्रवृत्तियां, प्रेरक तत्व आदि होते हैं। वही शिक्षक उद्देश्य हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से शैक्षिक कार्यों की यहाँ पर प्रगति होती है। तो ये बिंदु यहाँ पर आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में शिक्षण उद्देश्य को लेकर के अगला बिंदु आता है शिक्षण उद्देश्य के अर्थ को लेकर के। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित मूल्यांकन तथा परीक्षा अंक में इस प्रकार वर्णित है कि उद्देश्य वह बिंदु अथवा अभिष्ट है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है, तथा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसके द्वारा क्रिया द्वारा प्राप्त जिसे किया जाता है, अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं, तो वो क्या है? उद्देश्य है। इस प्रकार से एनसीईआरटी की ये परिभाषा भी ध्यान रखनी है। नोट डाल करके यहाँ पर मेंशन क्या किया गया है? एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 1961 में 6 प्रकार के शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा यहाँ पर अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग, चौथा क्या है? कौशल, पांचवा है अभिरुचि और छठा है अभिवृत्ति। ये 6 यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं। मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं ये ध्यान रखने हैं। मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है। ग्रहणात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक, सौंदर्यात्मक व सौंदर्यबोध या फिर रसानुभूति उद्देश्य, मनोविनोदात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, रचनात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य। ये सारे उद्देश्य आपको महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला 595 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा शिक्षण की श्रुत लेख अभ्यास शिक्षण का जो अभ्यास शिक्षण विधि है उसका प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए, वर्तनी दोष दूर करना भी है भाषा में है, तो भाषा के श्रुत लेख का अभ्यास हो रहा है तो वर्तनी दोष तो दूर करेंगे ही। शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास भी करेंगे, नवीन शब्दों का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, हस्तलिपि सुधारना, तो ये यहाँ पर काम नहीं है। प्रमुख उद्देश्य ये नहीं है। प्रमुख उद्देश्य ये 3 है। यहाँ पर डी ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। इसमें यहाँ पर श्रुत लेख या फिर अभ्यास विधि को लेकर के बात करते हैं। महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखना है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर के लिखने के कारण ही यहाँ पर इसका नाम क्या है? श्रुत लेख अभ्यास विधि पढ़ा। श्रुत लेख के जो उद्देश्य हैं उनको लेकर के प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या क्या है इसके। वर्तनी दोषों को दूर करना,
नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करना और तीव्र गति से लेखन के लिए प्रेरित करना। तो ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पर 596 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि श्रुत बोध में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। तो यहाँ पर कबूतर को लेकर के कोई भी बात नहीं है, ये गलत है। कर्म है, धर्म है और प्रकाश संबंधित अभ्यास में यहाँ पर देखिए उच्चारण संबंधित अशुद्धियाँ किस प्रकार से दूर होगी। तो अक्षर, मात्रात्मक, अनुनासिक, ध्वनि और यहाँ पर नासिक्य और स्वराघात। ध्वनि में यहाँ पर ध्वनि लोप, ध्वनि आधिक्य और ध्वनि विप्रयय। और अक्षर में संबंधी, अक्षर संबंधी में क्या रहेगा, अक्षर और संयुक्ताक्षर, ये सारे रहेंगे। रे के जो विभिन्न रूप हैं इनमें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सामान्य प्रयोग कैसे रहेगा। रे का रमेश, रमा, रहीम, रजनी, राम, इस तरह से। और रेफ क्या रहेगा, स्वर रहित रे को व्याकरण में रेफ कहते हैं। रेफ क्या हुआ, स्वर रहित रे को व्याकरण में रेफ कहते हैं। जब इसका प्रयोग दो वर्णों के बीच में हो रहा हो तो अपने आगे आने वाले वर्णों की सिरोरेखा पर ये लग जाता है। इसके उच्चारण को सावधानी रखना भी आवश्यक है। चरम का च रे में इस तरह से होगा और बाकी मरम, करम और गरम का भी सेम ऐसे ही रहने वाला है। यदि आगे आने वाले वर्ण की सिरोरेखा पर मात्रा हो तो रे उस मात्रा की आगे लगेगा। तो ये आपको शुद्ध उच्चारण के तौर पर ध्यान में रखना है, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्वर रहित आर का, स्वर रहित रे का प्रयोग। यहाँ पर रे से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन है तो वह अपने पहले वाले वर्ण के साथ में अर्थात स्वर व्यंजन के साथ में जोड़ा जाता है। इस रे को व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे पदेन कहते हैं। क्रय, घ्रय या फिर है, इस तरह से यहाँ पर लग जाता है पैर में। इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। खड़ी पाई वाले अक्षर रहित व्यंजनों के साथ में इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में होता है। खड़ी पाई का तात्पर्य है यहाँ पर खड़ी लाइन, ख, तय, पै, ग, इस प्रकार से जो ये वर्ण है तो यहाँ पर काम आता है। जब इस प्रकार की खड़ी लाइन वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ में र जुड़ता है तो वह यहाँ पर उनके पैर में लगता है और तिरछी रेखा के रूप में जोड़ा जाता है। छोटी पाई वाली जो स्वर रहित र हैं उल्टे भी उनके आधार पर यहाँ लगता है, अर्थात जिन व्यंजनों के नीचे का आकार वर्ताकार होता है तो उनके यहाँ पर वी शेप में ये लगता है रे। इस प्रकार से ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला 597 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है। तो गद्य शिक्षण यहाँ पर शब्द भंडार में वृद्धि करता है। आरटेट L2 2012 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य को लेकर के बात करते हैं तो व्याकरण का ज्ञान करवाना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और छात्रों में कल्पना शक्ति, चिंतन मनन का विकास करना और वाचन की क्षमता का विकास करना। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। इसके बाद में 598 नंबर पे अपना अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका और फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार से अथवा उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट तथा खड़िया के टुकड़े का महत्व रहता है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका दिया हुआ है। तो ये पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी का ये कथन दिया हुआ है। रीट L2 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला 599 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को क्या कहते हैं, सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। आगमन विधि, इस विधि में व्याकरण के नियमों को प्रत्यक्ष न बता करके उदाहरणों द्वारा बालकों से निकलवाए जाते हैं। उदाहरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत रोचक तथा सरल बनाया जाता है। आगमन विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसके जो प्रयोग हैं वो रहते हैं प्रयोग विधि और सहयोग प्रणाली। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रयोग विधि में देखिए, इस विधि के अनुसार व्याकरण पढ़ाते समय छात्रों के सम्मुख पहले उदाहरण रखे जाते हैं। उनके उदाहरणों में समान लक्षण वाले अंशों के कार्य व गुण छात्रों से कहराए जाते हैं एवं अंत में उन्हीं के द्वारा कही हुई बातों के आधार पर सिद्धांत या फिर नियम निकलवाए जाते हैं। फिर उन्हीं से उनका प्रयोग तथा अभ्यास करवाया जाता है। ये तो क्या रही यहाँ पर प्रयोग विधि। और इस प्रणाली में निम्नांकित जो सोपान हैं वो यहाँ पर पदों का अनुसरण करते हैं। जैसे उदाहरण, तो प्रस्तुत के लिए प्रस्तुत जो भी प्रकरण है अपना उससे संबंधित उदाहरण छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, तुलना करवाएंगे, अलग अलग टॉपिक को लेकर के विश्लेषण करेंगे और नियमीकरण या फिर निष्कर्ष निकालेंगे। तो लक्षणों तथा विशेषताओं के आधार पर नियम, निष्कर्ष और परिभाषा निकालेंगे और प्रयोग और अभ्यास करवाएंगे। निकाले गए निष्कर्ष या फिर नियम की पुष्टि के लिए अनेक प्रयोग करना और उसका अच्छी तरह से अभ्यास करवाना, ये सारे नियम यहाँ पर रहते हैं। यह विधि विशेष सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सिद्धांतों पर कार्य करती है। और दूसरा जो इसका प्रकार आता है सहयोग प्रणाली, तो इसमें देखिए आगमन प्रणाली का ही एक यह रूप है सहयोग प्रणाली। इसके अनुसार व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती है, अपितु रचना शिक्षण तथा गद्य शिक्षण के साथ में ही प्रसंग यह रहती है।
इस विधि के अनुसार गद्य शिक्षण में अनेक प्रसंग आते हैं जिसका लाभ उठा करके शिक्षक व्याकरणिक रूपों और नियमों का ज्ञान प्रदान कर सकता है। इसे समवाय विधि भी कहते हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर हो गया है। इसके बाद में देखिए इससे रिलेटेड और जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि सहयोग प्रणाली का यह दोष है कि व्याकरण की विधिवत शिक्षा नहीं हो पाती है और यह प्रसंग ही यहाँ पर आवश्यक नियम बता दिए जाते हैं। इस विधि की यह विशेषता है कि व्याकरण पृथक विषय न होकर के भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही पढ़ा दिया जाता है। नोट डाल करके यहाँ पर बात क्या बताई है कि आगमन विधि में वाक्य व्याकरण शिक्षण का पहला आधार है, फिर उपवाक्य, सहवाक्य तथा शब्दों तक पहुँचना स्वाभाविक पद्धति है। इस विधि में वाक्यों में ही विविध शब्द भेदों के कार्य और उपयोग आसानी से समझे जा सकते हैं। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु आगमन विधि उपयुक्त मानी जाती है। तो ये कुछ और बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अपना 600 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है कि नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है डीवी और किलपैट्रिक को। रीट 2021 L1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रोजेक्ट विधि क्या रहती है, इसकी विचारधारा और अवधारणा जो है जॉन डीवी ने दी गई। प्रतिपादक या जनक कहेंगे तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक को कहेंगे और स्तर क्या है इसका, माध्यमिक स्तर के लिए ये विधि उपयोगी रहती है। तो ये 3 बिंदु आपको जरूर से इसके लिए ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में 601 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि ध्वनि शब्द और वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो ये है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है। कौशलात्मक उद्देश्य पर करके बात करते हैं। तो देखिए सुनना व पढ़ना कौशलों से अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास किया जाता है। उक्त दोनों कौशलों को अर्थ ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है। बोलना व लिखना कौशलों में भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। उक्त दोनों कौशलों को अभिव्यक्त्यात्मक कौशल भी कहा जाता है। ये बात रही। और इसके बाद में आगे देखिए, आगे जो अगला कौशल है अपना सृजनात्मक कौशल। सृजनात्मक उद्देश्य इसमें देखिए रचना के प्रति मौलिकता लाने का प्रयास लिखने के लिए प्रेरित यह करता है। और रसात्मक समीक्षात्मक जो उद्देश्य रहता है काव्य के नाद सौंदर्य, लय, प्रवाह आदि को ग्रहण करते हुए आनंद की अनुभूति करना प्रारंभिक स्तर के लिए ये उपयोगी रहता है। और साहित्य को सामान्य समीक्षा व समालोचना के लिए उच्च माध्यमिक स्तर के लिए रहता है। और ज्ञानात्मक उद्देश्य में भाषा के मूलभूत तत्वों को ज्ञात करवाना, जैसे ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, उपवाक्य, वाक्य। यहाँ पर इस प्रकार से ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान में आपको रखने हैं। 602 नंबर पे अपना क्वेश्चन है कि शिक्षक श्यामपट्ट, कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देख करके उसके नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाइए। तो यह क्या है, अनुकरण विधि है, अनुसरण विधि है। रीट 2021 L1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अनुकरण विधि क्या होती है, इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं कि भाषा शिक्षण की यह क्या है, प्राचीनतम विधि है अनुसरण करके सीखने वाली। और इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक आदर्श रूप प्रस्तुत करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हुए सीखने का प्रयास करते हैं। नोट, इसको आदर्श विधि भी कहा जाता है। तो आदर्श विधि देख करके आप कंफ्यूज ना हुए, अनुकरण विधि आपको ध्यान रखना है। आदर्श विधि को ही अनुकरण विधि कहते हैं। पेस्टोलॉजी अनुकरण विधि, तो इसमें अक्षर को खंड खंड करके लिखना सिखाया जाता है, खंडों को आपस में जोड़ करके लिखते हैं। तो पेस्टोलॉजी की अनुकरण विधि ध्यान रखनी है। और मोंटेसरी की विधि, मोंटेसरी विधि में देखिए खेल खेल के सिद्धांत पर यह आधारित है। इसमें प्लास्टिक या फिर लकड़ी के कार्ड या गत्तों पर अक्षर की आकृतियाँ उभार दी जाती है तथा इन छात्र उन पर अंगुलियाँ फिरा करके अक्षर के स्वरूप से परिचित होते हैं। जैकोटोट प्रणाली या अनुकरण विधि, जैकोटोट प्रणाली वाली अनुकरण विधि देखिए, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा लिखे हुए अध्यापक जो लिख देता है उसके जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिखे हुए अनुकरण करते हुए यहाँ पर स्वयं ही लिख करके संशोधन करते हुए सीखते हैं। तो जैकोटोट प्रणाली अनुकरण विधि भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में 603 नंबर पे क्वेश्चन आता है अपना लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि कौन सी है। तो वर्णों को छोटे छोटे खंड करके उन खंडों का योग करना। तो ये क्या है, यहाँ पर शिक्षण की पेस्टोलॉजी विधि है। इसके बाद में आगे अपने को बढ़ना है और आगे यहाँ पर 604 नंबर पे अपना क्वेश्चन आता है। 604 नंबर पे अपना क्वेश्चन देखिए, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का यहाँ पर वाचन करता है, किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव भी लाता रहता है। उपयुक्त पंक्तियों में नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली यहाँ पर काम में ली गई है, कौन सी प्रणाली कहेंगे इसको, तो इसको कहेंगे यहाँ पर आदर्श नाट्य प्रणाली कहेंगे। रीट 2021 L1 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में 605 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ विधि है। तो वो है यहाँ पर डॉल्टन प्रणाली, जो कि व्यर्थ विधि है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं 606 नंबर पर जो प्रश्न आता है अपना, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है। तो वो है मोंटेसरी विधि। और अगला 607 नंबर पे प्रश्न आ जाता है, देखिए निम्नलिखित में रचना शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। तो यहाँ पर साहित्य सृजन की प्रेरणा देना ये उद्देश्य है, क्रमबद्धता बनाए रखना ये भी है, विविध भाषाओं का ज्ञान ये नहीं है, एक व्याकरण सम्मत कार्य ये भी है।
तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट यहाँ पर रहेगा नेगेटिव में। यहाँ पर रीट 21 L2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर बात करते हैं रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए, छात्रों में शुद्ध, उचित व स्पष्ट भाषा में अपने विचार स्वाधीनता पूर्वक कह सकने की योग्यता विकसित करना, छात्रों में कल्पना शक्ति, तर्क वितर्क, मानसिक तथा निरीक्षण शक्ति का विकास करना, बालकों में क्रमबद्ध रूप से विचार लिखने व बोलने की आदत का विकास करना अर्थात क्रमबद्धता बनाना, आत्मव्यक्ति को विकसित करना, छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना और छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना। इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्या है कि छात्रों की भाषा व शैली को सुव्यवस्थित सुसंबद्ध करना, छात्रों को अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना सिखाना, उच्च विचारों द्वारा सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत बनाना, व्याकरण सम्मत लिपिबद्ध अभिव्यक्तियों को ग्रहण करने की योग्यता को विकसित करना। तो ये सारे बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में बात करते हैं 608 नंबर पे, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में क्या सम्मिलित है। तो यहाँ पर स्वगति का सिद्धांत सम्मिलित है। रीट 2021 L2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के अर्थ में देखिए, विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में व्यवस्थित करना और उसके अध्ययन के निर्देश देना। सिडनी एल फ्रेशे 1920 में सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का निर्माण इन्होंने किया और BF स्किनर 1954 में स्वचालित पुस्तक का निर्माण। अनुक्रमित अनुदेशन के जनक इनको कहेंगे। भारत में अनुक्रमित जो अनुदेशन है इसका प्रारंभ 1963 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों को लेकर के बात करते हैं तो इसके महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं इनमें आपको ध्यान में रखना है लघु पदों का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत और प्रतिपुष्टि का व पुनर्बलन का सिद्धांत, स्वयं मूल्यांकन का सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत आपको महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में खेल विधि को प्रचलित यहाँ पर करने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ पर जाता है हेनरी कोल्डवेल कुक को यह श्रेय जाता है। रीट 21 L2 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। खेल विधि खेल प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो प्रवर्तक कौन रहे, हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के प्रवर्तक। ध्यान रखना है, खेल विधि द्वारा शिक्षा की एक निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय कोल्डवेल कुक महोदय को जाता है, जिनका कहना था कि केवल श्रवण और पठन मात्र से ही शिक्षा पूरी नहीं होती है बल्कि उसके लिए रुचिपूर्वक स्वाध्याय स्वानुभूति की आवश्यकता होती है। उनका मत था कि भाषा एवं साहित्य पढ़ाने के लिए यदि खेलों का माध्यम अपनाया जाए तो बालक शीघ्र ही अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद में कुक महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा के क्रियात्मक व व्यवहारिक रूप पर बल दिया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्स स्कूल में इन्होंने सर्वप्रथम खेल द्वारा शिक्षा प्ले वे इन एजुकेशन का प्रयोग किया। इन्होंने दी प्ले वे नामक पुस्तक में इस प्रणाली का उल्लेख भी किया। भाषा शिक्षण में अभिनय, प्रश्न और कविता पाठ, अंताक्षरी, कवि दरबार, शब्द रचना के खेल, वाक्य रचना के खेल, समस्या पूर्ति आदि खेलों के रूप में ही इन्होंने अपनाए जा सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया। और इसके दोष क्या क्या है खेल विधि के दोष, देखिए भाषा एवं साहित्य का क्रमायोजित शिक्षण नहीं हो पाता है और खेल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ही उपयुक्त है, उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पर ये इसके दोष ध्यान रखने हैं। इसके बाद में 610 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं। देखिए रिपीट कितनी बार हो गया है। रीट 2021 L2 में ये क्वेश्चन पूछा है हूबहू। और पाठ्यपुस्तक प्रणाली अपना यहाँ पर उत्तर रहेगा। पाठ्यपुस्तक प्रणाली क्या है, देखिए कुछ संक्षिप्त में बातें ध्यान में रखिए। इस प्रणाली में भाषा के प्रयोग का अभ्यास नहीं होता है, बालक केवल व्याकरणिक नामों को ध्यान में रख करके संतोष प्राप्त कर लेता है। नोट, सीताराम चतुर्वेदी जी ने पाठ्यपुस्तक प्रणाली को विकृत रूप यहाँ पर इनमें सुग्गा प्रणाली कह करके पुकारा था। तो सीताराम चतुर्वेदी जी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में प्रयुक्त किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है। तो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है बच्चों का उद्यान। यहाँ पर ध्यान में रखना है बच्चों का उद्यान और किंडरगार्टन विधि बालोद्यान को लेकर के यहाँ पर बात ध्यान रखनी है कि इसके प्रवर्तक कौन है। फ्रेडरिक विल्हम ऑगस्ट फ्रोवेल का नाम ध्यान रखना है। और किंडर क्या है, मतलब बच्चे, गार्डन बगीचा जर्मन भाषा शब्द यहाँ पर है। और आयुवाद क्या है, यहाँ पर गार्टन बगीचा जर्मन शब्द ये है। और आयु वर्ग में देखिए शिशु शिक्षण प्रणाली 4 से 8 वर्ष तक की है। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, बच्चों का बाग। ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं 612 नंबर पे क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोगशाला शिक्षक के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं है, यह वाक्य कौन सा है। तो यह वाक्य सत्य वाक्य है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं 613 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से क्या नाटक का तत्व नहीं है। तो कथोपकथन भी है, कथा वस्तु भी है,
पात्र तथा चरित्र चित्रण भी है, साम्यक वाचन ये नहीं है, तो ये नेगेटिव में इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में 614 नंबर पे अपना क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोगशाला में वृहद शब्दकोश का निर्धारित जो स्थान है वह कौन सा है, तो वह है भाषा प्रयोगशाला भंडार कक्ष, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है 615 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है, तो ये होती है प्रश्नोत्तर विधि से, आपस में प्रश्नोत्तर पूछने से मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो सशक्त होती है। अगला प्रश्न 616 नंबर पे है कि उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि स्कूल एक बाग है और एक अध्यापक क्या है माली हैं और बच्चे पौधे के समान हैं, तो ये कौन सी विधि थी, यहाँ पर प्रोवेल ने ये विधि बताई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन अपने को बताना है, तो सत्य कथन कौन सा है, मनोवैज्ञानिक नहीं है तो मनोवैज्ञानिक है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है कि भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है, तो ये वाला सही ऑप्शन है कि भाषा साहित्य को लेकर के ये है एक खेल खेल में यह विधि रहती है। इसके बाद में बात करते हैं सर्वप्रथम 618 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं, उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए लागू होती है, तो ये होती है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए। आर्टेट 11 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 619 नंबर पर अपना क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत क्या है, तो क्रमित लघु पदों का सिद्धांत ये वाला है। और इसके बाद में अगला प्रश्न बात करते हैं यहाँ पर डोल्टन प्रणाली का आविष्कार, डोल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने दिया, तो ये आविष्कार जो है ये दिया था पार्कहर्स्ट ने ये आविष्कार दिया था। डोल्टन प्रणाली क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए डोल्टन प्रणाली क्या है, प्रतिपादक कौन है, मिस हेलन पार्कहर्स्ट, स्थान क्या है डोल्टन नगर, अमेरिका की बात हो रही है, और समय क्या है 1913 की बात है। आयु वर्ग में 8 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए उपयोगी विधि है, और क्या है माध्यमिक स्तर के लिए ये विधि है। किंडरगार्टन एवं मॉन्टेसरी प्रणालियाँ जो हैं शिशु शिक्षण प्रणालियाँ हैं, पर डोल्टन प्रणाली का प्रयोग 8 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालकों के लिए किया गया है। इस प्रणाली के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो हैं बाल केंद्रित शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा व स्वाध्याय पर बल दिया गया है, अध्ययन एवं शैक्षिक प्रगति की स्वतंत्रता, शिक्षक द्वारा उचित पथ प्रदर्शन किया गया है। इन विशेषताओं के कारण इसे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस विधि को लेकर के ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में 621 नंबर पे अपनी विधि आती है विनेटका शिक्षण पद्धति में। विनेटका शिक्षण पद्धति के बारे में आपको सही कथन बताना है, तो इसमें सही कथन कौन सा है, इस पद्धति का प्रयोग कार्लटन वाशबर्न ने किया था, कार्लटन वाशबर्न ने किया था, तो सही बात है। इसका जो नामकरण है अमेरिका के विनेटका शहर में प्रयोग होने से हुआ। यह जो पद्धति है प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए उपयुक्त है, और ये सारे कथन ही इसके सही हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में 622 नंबर पे अपना क्वेश्चन आ जाता है कि मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को किस शिक्षण विधि से बल मिलता है, तो वो मिलता है बेसिक शिक्षा को लेकर के बात यहाँ पर रही है। इसके बाद में बात करते हैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या को लेकर के कि बेसिक शिक्षा क्या है, बुनियादी शिक्षा क्या है, तो इसके प्रवर्तक कौन थे, महात्मा गांधी, और स्थान क्या था, वर्धा महाराष्ट्र की बात रही, समय अक्टूबर 1937 की ये बात है। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के अनिष्टकालीन प्रभावों से राष्ट्र को मुक्त करने तथा शिक्षा को भारतीय जीवन आवश्यकताओं से संबंधित करने के लिए इस प्रणाली के सिद्धांतों को यहाँ पर परिवर्तन इसमें किया। और यहाँ पर बात करते हैं कि 31 जुलाई 1937 के हरिजन अंक के एक लेख में इन्होंने लिखा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सर्वोत्तम शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तत्वों के विकास से है, साक्षरता शिक्षा से नहीं है। शिक्षा का आरंभ साक्षरता से नहीं अपितु किसी उपयोगी उद्योग या फिर शिल्प से होना चाहिए, तो ये सारी बात यहाँ पर रही। और अक्टूबर 1937 को मारवाड़ी हाई स्कूल वर्धा की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित वर्धा सम्मेलन की अध्यक्षता सभापतित्व करते हुए महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की, जिसको वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्धा योजना अगर आपको कहीं पर दिखती है तो बुनियादी शिक्षा से आप उसको रिलेट करेंगे। 623 नंबर पे अपना क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय क्या ध्यान में रखना है, तो कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, तो ये जरूर से ध्यान में रखना है अपने को। और उसके बाद में 624 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मातृभाषा जो हिंदी शिक्षण की समस्या क्या है, तो वो है वर्णों की अधिकता यहाँ पर रहती है। और इसके बाद में 625 नंबर पे अपना क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है जिसका सही अभिप्राय क्या है, तो सही जो अभिप्राय है वो है बच्चों का बाग, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला 626 नंबर पे क्वेश्चन है डाल्टन प्रणाली के आविष्कारक कौन हैं, तो ये हैं पार्कहर्स्ट, ये ध्यान रखना है। और
627 नंबर पे क्वेश्चन है, मातृत्तर भाषाओं के शिक्षण की प्राचीन विधियों में से भिन्न विधि कौन सी है? तो वो भिन्न विधि है खेल विधि। संसर्ग विधि भी इसके अंतर्गत है, अप्रत्यक्ष भी है और पाठ्यपुस्तक विधि भी है। भिन्न विधि खेल विधि ध्यान रखनी है। और इसके बाद में 628 नंबर पे क्वेश्चन है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर मौखिक भाषा शिक्षा की प्रत्यक्ष विधि का सही उदाहरण अपने को बताना है। तो सही उदाहरण यहाँ पर है अभिनय प्रदर्शन के तौर पर बात रहेगी। और 629 नंबर पे क्वेश्चन आ जाता है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में से कौन सी विधि नहीं आती है? तो वो नहीं आती है गद्य शिक्षण में। भाषण भी आती है, वार्तालाप भी आता है और अभिनय भी आता है, जबकि गद्य शिक्षण नहीं आता है। तो नेगेटिव में अपना डी आंसर यहाँ पर रहने वाला है करेक्ट।